प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 का ये अभ्यास प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा का ये अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 की परीक्षा का है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करवाया गया था। आज की इस वीडियो में इस पूरे प्रश्न पत्र को हम हल करने वाले हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं आपको कैसे लगे, आसान है, मुश्किल है, इसके हिसाब से आप अपनी 2025 में जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र को पूरा हल करने से पहले आइए सबसे पहले हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद इस पूरे प्रश्न पत्र को विस्तार से हम हल करेंगे, सभी प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम हल करने वाले हैं हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा 2024 में आयोजित करवाई गई हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 1 से कक्षा 10वीं के ये जो प्रश्न पत्र हैं हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा हमें ईमेल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो सबसे पहले हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रश्न पत्र हमें उपलब्ध करवाए ताकि हम सबकी मदद हो सके। आप इन प्रश्न पत्रों की सहायता से अभ्यास कर सकते हैं और 2025 में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से हर साल कक्षा 1 से कक्षा 10 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप अपने विद्यालय की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर आप खुद से इंडिविजुअल लेवल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और साथ में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.hindiolympiad.com। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से मिल जाएगी और साथ में और भी अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से हमें कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारी बारी से इन प्रश्न पत्रों को हम हल करेंगे और अपनी 2025 की परीक्षाओं की तैयारी हम करेंगे। आइए अब इस प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। प्रतियोगी, आप सभी बच्चे जो परीक्षा देने वाले हैं प्रतियोगी कहलाते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये हस्ताक्षर का छोटा रूप है। हस्ताक्षर सिग्नेचर को कहते हैं। यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। अनुक्रमांक हम रोल नंबर को कहते हैं। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। कक्षा 8 का ये अभ्यास प्रश्न पत्र है। 2024 की परीक्षा का कुल आपके 100 अंक हैं और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रश्न पत्र को हल करने से पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का आपको गोला भरना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि कुल 100 अंक है तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और सभी प्रश्नों को आप सही हल करते हैं तो कुल 100 अंक मिलेंगे। किसी प्रश्न में कोई भी गोला आप नहीं भरते हैं तो ना ही आपको अंक दिए जाएंगे, ना ही काटे जाएंगे, यानी प्रश्न आपने हल किया ही नहीं है। एक से अधिक गोला भरने पर या गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR शीट में भरने हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र आपको अलग से दिया जाएगा और अलग से आपको OMR शीट दी जाएगी जिसमें हर एक प्रश्न के आगे 3 गोले बने होंगे। सबसे सही विकल्प के सामने आपने गोला भरना है और OMR शीट ही आपकी चेक होती है, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनता है। ये सभी निर्देश पढ़ने के बाद आइए इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर 2025 की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से अच्छे से सभी टॉपिक्स पढ़ लीजिए। व्याकरण से ही ज़्यादातर सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक बार आप अच्छे से सारे टॉपिक, उनकी परिभाषाएं पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न पत्र आसानी से आप हल कर सकते और 2025 की परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, अमीर किस प्रकार का शब्द है, यानी कौन सी भाषा का शब्द है। तो अमीर सुनने में तो हमें लगता है हिंदी भाषा का है, लेकिन ये कहाँ से आया है, क्योंकि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं शब्दों के। तत्सम जो सीधे संस्कृत से आते हैं, तद्भव जो थोड़े से बदल कर आते हैं, देसी शब्द यानी कि जो देशी भाषाओं से, स्थानीय भाषाओं से आते हैं, और विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से आते हैं। तो ये जो आपका अमीर शब्द है ये अरबी भाषा से आया है।
तालाब किसका पर्यायवाची नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कई बार जल्दबाजी में हम देख लेते हैं पर्यायवाची है। तो सर का मतलब भी तालाब होता है, सरोवर भी तालाब होता है, और सरिता क्या होती है, नदी होती है, तो ये तालाब का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का विलोम शब्द है, तो शिष्ट होता है जो अच्छा व्यवहार करने वाला होता है, और अशिष्ट होता है जो अच्छा व्यवहार नहीं करता। जिसका कोई आधार न हो उसको हम निराधार कहते हैं। और तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक मात्रा लगी है, यहाँ पर दो औ की मात्रा है, तो यहाँ पर सही अर्थ क्या है, ये जो पहले वाला और होता है, किस ओर जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, और क्या होता है, राम और श्याम। तो हम किसी दूसरे वस्तु के बारे में उसके नाम को लिखने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं, तो तरफ और दूसरा क्या है, बिल्कुल सही। संहार शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संहार जो है किसी का संहार करना यानी कि किसी को मारना, तो यहाँ पर सम उपसर्ग आएगा। उर्मिल शब्द में प्रत्यय बताएं। तो उर्मिल जो है वो उर्मी लहर होती है, और जमा इल प्रत्यय, छोटी की मात्रा है, तो इल प्रत्यय यानी कि यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है, सही है। नेत्रहीन में कौन सा समास है, नेत्र से हीन, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो गांधी जी अगर होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, अहिंसा का भाव होता है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। लिपियों के नाम हमेशा किस में होते हैं, आप देखिए, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। पेड़ से फल गिरा, रेखांकित शब्दों में कारक क्या है, तो पेड़ से फल गिरकर अलग हो रहा है, तो यहाँ अपादान कारक है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है, कर्म की आवश्यकता होती है, और अकर्मक क्रिया होती है जो अपने आप होने वाली होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक और अकर्मक। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, वाक्य में कौन सा काल है, तो पढ़ रही हूँ फिलहाल काम हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो वर्तमान काल है, वर्तमान काल। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, एक हमारा उद्देश्य होता है जिसकी बात होती है, और एक हमारा विधेय होता है, जो बात की जाती है उद्देश्य के बारे में, वो सारे किस में आती है, विधेय में आती है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, हाथ मलना यानी कि पछताना, तो तीसरा विकल्प सही है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, तो शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधार पर होता है। सबसे पहला है रचना के आधार पर होता है आपका, दूसरा आपका है उत्पत्ति के आधार पर होता है, तीसरा आपका है अर्थ के आधार पर होता है, और चौथा आपका है प्रयोग के आधार पर होता है। किसी भी व्याकरण की पुस्तक में आप वर्णमाला वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर विस्तार से ये पूरी जानकारी दी होती है। रचना के आधार पर आपके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये सारे अर्थ के आधार पर आते हैं। और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो शब्दों का वर्गीकरण हम कितने आधार पर करते हैं, 4 आधार पर। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो बाघनी नहीं होगा, बाघिन होगा, लेकिन बाघिन में ध्यान रखना है मात्रा कौन सी आएगी, छोटी ई की। कुम्हार ने बर्तन बनाया, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो कुम्हार ने बर्तन बनाया, बर्तन बनाने का काम कौन कर रहा है, कुम्हार यानी कर्ता। मैं और हम किस प्रकार के सर्वनाम है, तो मैं और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कमल का फूल लाल है, वाक्य में विशेष्य बताना है, तो ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, विशेषण नहीं बताना है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो कमल के फूल की विशेषता बताई जा रही है कि वो लाल है, तो पहला विकल्प क्या है, विशेष्य। व्याकरण के प्रमुख कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण विचार करते हैं, यहाँ से पूरा एक चैप्टर होता है। फिर हम वर्णों को जोड़कर शब्द पढ़ते हैं, शब्दों के बारे में पूरी जानकारी होती है। और फिर शब्दों को जोड़कर हम वाक्य पढ़ते हैं, तो वाक्य के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो व्याकरण में मुख्य रूप से अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, वर्णमाला, फिर शब्दों के बारे में पूरी जानकारी, और फिर वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है और सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य। हिंदी को किस भाषा का दर्जा मिला है, तो संविधान के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन संविधान में सिर्फ और सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो 8वीं, 9वीं, 10वीं में वाच्य वाला टॉपिक भी आ जाता है। तो वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, और 3 भेद में सबसे पहला होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य,
और तीसरा आपका होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कक्षा 10वीं में सीबीएसई बोर्ड में भी ये शामिल किया गया है टॉपिक। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8वीं 9वीं 10वीं के जो हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाएं होती हैं तो वहाँ पर वाच्य के बारे में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक बार इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप कोई भी टॉपिक विस्तार से देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर विस्तार से सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तार से वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। संधि के बारे में, समास के बारे में, वाच्य के बारे में, पद परिचय के बारे में, ये सभी टॉपिक विस्तार से आपको मिल जाएंगे। जो किए हुए उपकार को न माने, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है और ये होता है कृतघ्न। और जो किए हुए उपकार को मानता है, ग्रेटिट्यूड शो करता है, धन्यवाद शो करता है, उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको हम नास्तिक कहते हैं। नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला, वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो वाक्य के 2 अंग अभी हम बात कर रहे थे। तो जिसकी बात होती है, किसकी बात हो रही है? नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला। तो नीरज चोपड़ा को किसकी बात हो रही है? नीरज चोपड़ा की बात हो रही है। तो ख विकल्प सही है। इसमें थोड़ा परेशान हो सकते हैं, यहाँ नीरज लिखा है लेकिन वाक्य में पूरा नाम है तो पूरे नाम के साथ जाएंगे। और यहाँ पर स्वर्ण जोड़ दिया है तो स्वर्ण हम नहीं लेंगे, इसमें केवल नीरज चोपड़ा को। राधा सीढ़ियों से गिर गई, और वैसे भी उद्देश्य करता होता है तो नीरज चोपड़ा को सही विकल्प है। राधा सीढ़ियों से गिर गई, रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है? तो सीढ़ियों से गिर गई, अलग हो गई गिरकर, तो ये क्या हो गया है? अपादान। अनु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, तो अनु उपसर्ग किस में नहीं है? यहाँ पर आपका हो गया है अनु और राग, अनु और चर, अनु और पम, ये आपका गलत है। ये अन और उपम, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग किस में नहीं है? अनुपम में। देखने में हमें लग रहा है कि अनु और पम होगा, लेकिन पम यहाँ पर मूल शब्द सही नहीं है। विद्यालय का संधि विच्छेद आपको करना है तो आसानी से आप कर पाएंगे। संधि भी आप पढ़ लीजिएगा, समास भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये होता है आपका विद्या और आल्य। आल्य क्या होता है? घर होता है। तो विद्या के लिए जो घर निश्चित किया जाता है, स्थान निश्चित किया जाता है, उसको हम विद्यालय कहते हैं। तो सही कहाँ पर लिखा गया है? यहाँ पर। नीचे दिए गए शब्दों में अन्य 2 से भिन्न शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 3 शब्द हैं और तीनों में से ओड वन आउट आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आप देखिए मोर पक्षी होता है, बाकी ये हमारे जानवर हैं। तो यहाँ पर ओड वन आउट की बात करें तो क्या होगा? मोर। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अलंकार वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। अलंकार होता है आभूषण। हर्षित का विलोम शब्द चुनिए, तो विलोम शब्द आपने चुनना है। तो पहले पता होना चाहिए हर्षित क्या होता है। हर्षित खुशी से संबंधित होता है। और यहाँ पर विषाद हो जाएगा। विषाद क्या होता है? दुख। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ हिंदी व्याकरण में जितने भी शब्द होते हैं उसमें हम जेंडर के हिसाब से नहीं देखते मेल फीमेल, बल्कि हम सभी शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्रिया लिंग के हिसाब से लगती है। तो हवा बहती है, हवा चलती है, हवा चलता है हम नहीं करते, तो क्रिया किसके हिसाब से लग रही है? स्त्रीलिंग के हिसाब से। भवन अच्छा है, भवन अच्छी है नहीं करेंगे, तो भवन हमारा क्या है? पुल्लिंग। इमारत ऊंची है, इमारत ऊंचा है नहीं। तो जो भी शब्द आपका दिया होता है हिंदी में जिसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है तो उसका एक वाक्य बनाइए और वाक्य में देखिए क्रिया किस हिसाब से लगी है। स्त्रीलिंग के हिसाब से लगी है तो वो शब्द आपका स्त्रीलिंग होगा, और पुल्लिंग के हिसाब से क्रिया काम करती है तो वो पुल्लिंग होगा। तो बड़ी आसानी से वाक्य प्रयोग करके किसी भी शब्द के बारे में आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन में कौन सा सर्वनाम है? तो तुम कौन हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक। संसार का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो संसार को हम दुनिया भी कह सकते हैं, जगत भी कह सकते हैं, दोनों ही विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो परमात्मा सही लिखा है, बादल भी सही लिखा है, पहाड़ गलत लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। कुत्ता भौंक रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कुत्ता भौंक रहा है अपने आप में होने वाली क्रिया है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। ओना प्रत्यय वाला शब्द है, तो बिछाना क्रिया के साथ ओना बिछोना, खेल क्रिया के साथ ओना खिलौना, तो ये दोनों ही क्या है? सही हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। इसमें परेशान नहीं होना है, एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। काल से संबंधित वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं। कोई भी टॉपिक विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं।
कु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, तो कु और चाल बिल्कुल सही है। कु और ख्यात, ख्यात क्या होता है? प्रसिद्ध। और कुत्ता, तो ये आपका सही विकल्प नहीं है। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? तो ये जीके का प्रश्न है, आसानी से आप बता सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आपके कुल 40 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद 10 प्रश्न जो हैं वो अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट बिल्कुल पेपर में ही कोई कविता की पंक्तियाँ दी जाएंगी, उनको उसी समय आपको पढ़कर समझना है और उसी समय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि इसमें कहाँ से पूछा जाएगा इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है। तो आइए इन पंक्तियों को जल्दी से पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर पंक्तियाँ यहाँ पर मैंने देखा है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की जो कविताएं हैं वहीं से दी गई है। तो आप 8वीं, 6ठी, 7वीं में जो एनसीईआरटी में आपकी कविताएं दी गई है उनको अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ से भी आपको मदद मिल जाती है। ये कदम का पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, तीरे क्या होता है? किनारा। यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो कदम का पेड़ है वो अगर यमुना किनारे पर होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि अगर ये कदम का जो पेड़ है यमुना के किनारे होता तो उसके ऊपर बैठकर मैं भी कन्हैया बन जाता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। और बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी दिला देती, किसी तरह नीची हो जाती ये कदम की डाली। और ये जो कदम की डाली है वो नीची हो जाती। और आगे भी ये कविता है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की कविता है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 पंक्तियाँ आपको पढ़नी है और इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में किस पेड़ की बात की गई है? बड़ा सा आसान है, कदम की बात की गई है। बच्चा पेड़ कहाँ होने की बात कर रहा है? यमुना के किनारे पर होने की बात कर रहा है। बच्चा अपनी माँ से क्या लाने की बात कर रहा है? बांसुरी लाने की बात कर रहा है। बच्चा क्या बनने की बात कर रहा है? कन्हैया बनने की बात कर रहा है। काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो कदम का पेड़ हो सकता है इसका उचित शीर्षक, कन्हैया तो नहीं है क्योंकि कदम के पेड़ की बात हो रही है, यमुना के तीर की भी बात हो रही है, लेकिन कदम की ज़्यादा बात हो रही है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे आपका अपठित गद्यांश दिया गया है, आइए जल्दी से इसे भी पढ़ लेते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। जब राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए, उनके जीवन में क्रांति आ गई। इनमें बुराइयों का सामना करने का साहस जाग उठा। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था। राम प्रसाद को पता चला कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। इनकी स्वदेशी रंग नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए इन्होंने किसी दीनहीन को नहीं सताया, बल्कि अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इसके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें फांसी की सजा दी गई। पंडित बिस्मिल ने 26 से 27 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु जीने वाले भी नहीं कर पाते। ये एक कवि भी थे। इनकी ये पंक्तियां समय समय पर हमें प्रेरणा देती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में ये कुछ पंक्तियां थी, आपको समझ में आ गई होंगी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में ये कुछ पंक्तियां थी, आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महान क्रांतिकारी की बात हो रही है, राम प्रसाद बिस्मिल की, तो ये सबसे सही विकल्प होगा। राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया? जब वो आर्य समाज के संपर्क में आते हैं। बिस्मिल ने धन की समस्या हल करने के लिए क्या योजना बनाई? तो उन्होंने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। खजाना कब और कहाँ लूटा गया? तो खजाना आप देख सकते हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर लूटा गया। सजग में मूल शब्द है, तो यहाँ पर उपसर्ग आपका स होगा और जग आपका क्या होगा? मूल शब्द। तो मूल शब्द पूछा गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प। प्यारे बच्चों, तो आपने देखा इस प्रश्न पत्र में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, हिंदी व्याकरण की पुस्तक से तैयारी कर सकते हैं और 2025 की परीक्षा में आप भी अच्छे अंक ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।